बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाएं। और वैसे तो मैं क्या कहूं अब, क्योंकि काफ़ी साथियों ने अपनी अपनी बात रख दी है और आप राज्य के अलग अलग कोने से, देश के अलग अलग कोने से यहाँ आए हैं। और यकीनन ये पार्टी नहीं है, ये एक क्रांति है। अगर किसी को ये गुमान हो या किसी को ये गलतफहमी हो कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने के लिए आ जाया हूं, तो सही जगह नहीं है। ये एक रिवॉल्यूशन है, एक क्रांति है और ये भारत की पहली पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन है। भारत में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा। हरित क्रांति हुई थी भारत में, श्वेत क्रांति हुई थी भारत में, लेकिन भारत में आज तक राजनीतिक क्रांति नहीं हुई है। और इसे मैं क्रांति क्यों कह रहा हूं और कैसे क्रांति होने वाली है, आज उस पर आपके सामने अपने विचार रखूंगा। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है, आज देश के हालात किसी से छुपे नहीं है। आज रोजगार की बात करें, व्यापार की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, धार्मिक सौहार्द की बात करें, देश की हालात जेन्युइनली बहुत खराब हो रहे हैं। और अब हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो जो हो रहा है वो होने दें और अपने आप को सेव करें, घर में बैठे चाय की चुस्की लेते हुए बोलें हमारे नेता खराब है, हमारा एमपी खराब है, एमएलए खराब है, मंत्री खराब है, सरकारें खराब है, दोष देते रहें। या फिर दूसरा विकल्प है, हम आगे आएं और उसको बदलें। और जैसा मैंने अभी बताया, अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। यदि नेता खराब है, यदि एमपी एमएलए खराब है, तो उसमें दोष हमारा है, क्योंकि हमने ऐसे व्यक्ति को ही चुना है। और यदि नेता को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। अब राजनीति से दूर रहिए या राजनीति में रहिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं अक्सर बोलता हूं और एक बात बताई है मैंने, कई लोग बैठे होंगे, कई लोग आकर कहते हैं, कल भी मैं पटना में था, एक व्यक्ति ने कहा सर मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आप राजनीति में रुचि लें ना लें, राजनीति आप में पूरी पूरी रुचि लेती है और वो आपको शिकार तो बना ही रही है। तो शिकार बनने से बेहतर है राजनीति का हिस्सा बना जाए। और राजनीति में दो ही विकल्प है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारी ट्रेनिंग में बात बताई है, केवल दो ही विकल्प हैं आपके पास, या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या आप राजनीति के शिकार हैं। और ज्यादातर लोग शिकार हैं राजनीति के। हिस्सा बनिए इसका, राजनीति का, पार्टिसिपेट करिए इसमें। और दोस्तों हर युग का एक युग धर्म होता है। पिछले युग का युग धर्म था धर्म की रक्षा करना, क्योंकि धर्म का पतन हो रहा था, उसकी रक्षा करनी जरूरी थी। इस युग का युग धर्म राजनीति है, क्योंकि राजनीति का पतन हो रहा है। और मैंने एक बात लिखी थी आज से 6 महीने पहले फेसबुक पर, कुछ लोगों को समझ नहीं आई वो बात। मैंने लिखा था, राजनीति अपने गिरने की नई ऊंचाइयां छू रही है। लोगों को लगा सर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, तो गिरने की ऊंचाइयां, हाँ मतलब जितना गिरा जाता है अगला वाला उससे ज्यादा गिरता है आकर के। और जो देश के माहौल है, जो दिल्ली में माहौल चल रहा है, पार्टियां बना रही हैं, कई साथियों ने भी बात की, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। पहले खुद उठना पड़ेगा, फिर दूसरों को उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो मैंने कहा, महात्मा गांधी कहा करते तो बिल्कुल सही बात है, जिस बदलाव को आप समाज में देखना चाहते हैं, पहले खुद उस बदलाव का हिस्सा बनिए, वरना समाज कभी नहीं बदलेगा। समस्या क्या है, हर कोई चाहता है देश का बच्चा भगत सिंह बने, पड़ोसी का मेरा तो आईएएस बनेगा, तो मेरा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा तो इंजीनियर बनेगा, पड़ोसी को भगत सिंह बना दो। नहीं, तय करना पड़ेगा कि अगर किसी का बच्चा भगत सिंह बनेगा तो हमारा बनेगा। और यदि इस सोच के साथ आएंगे कि हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा, तो हो सकता है किसी को कुर्बानी ना देनी पड़े। और जाति धर्म का भेदभाव, समाज में नफरत फैलाने का, ये अच्छे लोग नहीं करते, बुरे लोग करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था, मैंने भगवद गीता भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है। मैंने जानने की कोशिश की आखिर धर्म क्या है, समस्या क्या है। धर्म जानने की चीज होता था, हमने धर्म को मानने की चीज बना लिया। जाना तो था ही नहीं धर्म को, क्योंकि जो जान लेगा ना वो कट्टरपंथी सोच नहीं रख सकता। जो कहता है मैं कट्टर हिंदू हूं, जो कहता है मैं कट्टर मुसलमान हूं, एक्चुअल में वो हिंदू और मुसलमान नहीं है, क्योंकि ये धर्म कट्टरता नहीं सिखाते हैं। कट्टरता को खत्म करने का नाम ही धर्म है। और हिंदू धर्म तो क्या कहता है, वसुदेव कुटुंब का, पूरा विश्व ही हमारा घर है। तो वो किसी को कट्टर बनाने की बात करेगा। यहां कई इस्लाम के फॉलोअर बैठे होंगे, इस्लाम क्या कहता है, अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आपने खाना खा लिया तो आप मुसलमान नहीं हो सकते, आपने हराम खा लिया है। और ये
पड़ोस किसको बोला गया? ये नहीं बोला गया पड़ोसी मुसलमान होना चाहिए, पड़ोसी हिंदू या मुसलमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पड़ोस कहां तक? 50 घर इधर, 50 घर इधर, 50 आगे और 50 पीछे। समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, उनसे बात करना, कभी पता चलेगा उन्हें धर्म की जानकारी नहीं है, धर्म की नॉलेज नहीं है। बट हमें आगे आना पड़ेगा। और इसी सोच, इसी विचार के साथ अखिल भारतीय परिवार पार्टी का गठन किया गया। और मैं कहा तुम चलाओ पार्टी, मेरा काम वही होगा, सारथी का काम है मेरा, बस मैं रथ पर चलने का काम करूंगा, चढ़ने का काम करूंगा, रथ चलाने का काम मेरा है, युद्ध लड़ने का काम तुम्हारा है, युद्ध तुम्हें लड़ना पड़ेगा। बट हाँ, ये और बात है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की तरह कसम नहीं खाई कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, क्योंकि धर्म युद्ध होने वाला है तो हथियार भी उठाने पड़ेंगे। और पैम्फलेट मिला होगा, उसमें भी लिखा है, फेसबुक भी लिख दिया था क्लियरली, 2024 में लड़ाई वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्सेस बीजेपी कांग्रेस अदर्स होने जा रही है। कंफर्म है, जनता की लड़ाई होने वाली है 2024 में। और जैसे मैं बता रहा था, कई साथी बोलते हैं, लखनऊ में था परसों, एक साथी ने कहा सर 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, अभी 2020 चल रहा है, इतनी जल्दी क्यों? तो मैंने तब भी वही जवाब दिया था जो आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जब युद्ध लड़ने जाओगे तो तैयारी का समय नहीं मिलेगा, युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले करनी पड़ेगी। और ये बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, ये धर्म युद्ध होगा। उधर सब है, हथियार है, सेनाएं हैं, बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी सेनाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। इधर 5 पांडव ही होंगे बस, ज्यादा हथियार नहीं होंगे, सारे महारथी उधर ही मिलेंगे, देख लेना इस युद्ध में है। द्रोणाचार्य होंगे, कृपाचार्य होंगे, भीष्म पितामह होंगे, जिनसे सीखा, जिनकी गोद में खेला होगा वो लोग सामने होंगे। लेकिन अंत में धर्म युद्ध वही जीतेगा जो धर्म के रास्ते पर होगा। जीत उसी की होनी है जो सच्चाई के मार्ग पर होगा। तोड़ने वालों की ना कभी जीत हुई है, ना कभी जीत होने वाली है। टेम्परेरी एक दौर आता है, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं जोड़ तोड़ करके, जाति धर्म करके, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो राजनीति नहीं चलने वाली है। और ये बात हमें भी समझनी पड़ेगी, हमें उस भेदभाव को मिटाना पड़ेगा और आगे आगे बढ़ करके काम भी करना पड़ेगा ताकि इस भेदभाव को और मिटाया जा सके, इसको खत्म किया जा सके। और इसीलिए हमने शुरुआत क्या की, अखिल भारतीय परिवार पार्टी में कोई भी जुड़ेगा तो सबसे पहले उसे एक शपथ लेनी पड़ेगी। अच्छा, शपथ बहुत आसान है, लेकिन कई लोगों ने बड़ी टफ है। क्या है शपथ? मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग किसी आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा और मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूं। क्या लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, यार हम तो भारतीय हैं ऑलरेडी, भारतीय क्यों लगाएं? तो मैंने सवाल किया, अगर तुम भारतीय हो तो लगाने में क्या प्रॉब्लम है भाई? बोलने में क्या प्रॉब्लम है? क्या नहीं, क्यों बोलना है? मैंने कहा इसलिए बोलना है ताकि एक रूपता आ सके, ताकि ये जो सरनेम है इसके बाद कोई एक चीज हो जो हमें जोड़ रही हो, और भारतीय से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। और अगर हम इस भेदभाव को मिटा पाए, अपने दिल से मिटा पाए, अपने परिवार से मिटा पाए, समाज से मिटा पाए, तो देख लेना ये वाकई भारत वैसा होगा जैसा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत के सपने देखे थे, जिस भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, अपनी जानों की आहुति दी थी, कुर्बानी दी थी। समस्या क्या है? उस पर बात नहीं कर रहे हैं लोग। आज देश के मेन मुद्दे हैं, उन पर बात नहीं हो रही है। जो जनता की जरूरत है उन पर बात नहीं हो रही है। आज नए नए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं। कब तक ये चलेगा और कब तक जनता चुप रहेगी? बोलना पड़ेगा। एक मुझे घटना याद आती है, संविधान सभा में बहस चल रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर से किसी ने पूछा कि अम्बेडकर साहब, देश में सरकार कैसे बनेगी, सरकार का गठन कैसे होगा? तो उन्होंने कहा भाई लोग चुन करके आएंगे और जो चुन करके आएंगे वो सरकार बनाएंगे, और जो उनसे सहमत नहीं होंगे वो विपक्ष होगा। तो एक सांसद ने सवाल पूछा, एक मेंबर ने सवाल पूछा कि मान लीजिए किसी दिन ऐसा हो गया, सारे लोगों ने मिलकर तय किया हम सरकार बनाएंगे, तो विपक्ष कौन होगा? हो सकता है ना, हुआ ना, दिल्ली में हुआ, आउट ऑफ 70 67 सीटें आई आम आदमी पार्टी की, अगर 70 आ जाती तो विपक्ष कौन होता? सवाल जायज था। इसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में दिया, जनता परमानेंट विपक्ष होगी। जनता का संविधान में ही अधिकार विपक्ष का है। अपनी पसंद की सरकार चुनिए और विपक्ष में आकर बैठ जाइए। अच्छा, सरकार अपनी पसंद की ना हो तो सवाल करिए, सरकार अपनी पसंद की हो तो ज्यादा सवाल करिए, और यदि अपनी पसंद की सरकार से भी सवाल ना कर पाए तो फिर खुद से सवाल करिए, क्या चुन लिया? किसको सर पर बैठा लिया जिसने तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन ली? ये डिक्टेटरशिप है। अगर तुम अपनी सरकार से भी सवाल नहीं पूछ पा रहे, तुम्हारी अपनी सरकार भी तुम पर दबाव डाल रही है,
डर लग रहा है तो इसका मतलब तो गड़बड़ हो गई है। और यकीन माना सत्ता में गलत लोग पहुंच चुके हैं, जिन्होंने हर विरोध की आवाज को देशद्रोही कह देना है। हम तो डिक्लेयर हैं, जितने लोग बैठे ना सब डिक्लेयर हैं। 2000 लीडर है हमारे पास पूरे इंडिया में, मैक्सिमम लोगों को डिक्लेयर कर दिया है देशद्रोही, गद्दार। क्यों? क्योंकि सरकार से सवाल पूछना गद्दारी है। एक साथी ने हमारे सवाल पूछा भी, पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट क्या है कि कौन लोग इन्वॉल्व थे, किसने किया, 350 किलो RDX आया कैसे? कोई तो होगा भारत का व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, कोई लोग तो हुए होंगे, ऐसा तो नहीं है सारे पाकिस्तानी लेकर के आगे होंगे। रिपोर्ट ही नहीं रख रहे सब सामने। हमने कहा है 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी की बनने वाली सरकार पुलवामा जांच कराएगी और उस हमले में जो भी दोषी होगा उनको सजा दी जाएगी। अब ये गलत है क्या सही है भाई? भाजपा वाले कह रहे नहीं इंक्वायरी मत कराना। मैंने क्यों, क्या हुआ? कह रहे नहीं कराना। अच्छा बोल नहीं पा रहे, लेकिन हमें पता है वो क्यों डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कौन इन्वॉल्व है, उन्हें पता है कि किसने लाशों पर सत्ता हासिल की है, उसे पता है। और यकीन मानना, जब ऐसे लोग सत्ता में आ जाते हैं तो वो ना धर्म देखते हैं ना जाति देखते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका फायदा होना चाहिए बस। पिछले 3 महीने पहले एक सेशन था मेरा लखनऊ में, एक साथी आए भाजपा से थे। उनका नहीं सर मैं तो विरोध करता हूं सरकार का, सवाल भी पूछता हूं और मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। मैंने नहीं, मत करना कोशिश ऐसी। कह रहे नहीं मैं कर सकता हूं। मैंने अच्छा करो। उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली छोटी सी, सेशन शुरू होने से पहले डाल दी, सेशन के बाद क्या हुआ बताता हूं। पोस्ट में क्या डाला भाई, मुझे कोई महाअनुभव ये बताएगा कि 2000 के नोट से जब करप्शन बढ़ता था तो 2000 के नोट से कम कैसे हुआ। बस इतनी पोस्ट डाली और सेशन में बैठ गए। सेशन के बाद देखा तो पोस्ट खोलते ही तेरी मां की, तेरी बहन की, पता नहीं क्या क्या शुरू हो गई। मतलब भक्तों के दिमाग में कितना कीचड़ भर दिया गया है कि उनकी खुद की मां बहनें नहीं है क्या? रोज मुझे गालियां दी जाती, रोज। मेरी वाइफ की पोस्ट पर आकर कुछ उल्टा सीधा लिखा जाता है, इनकी पोस्ट पर आया जाता है, इनके फैमिली मेंबर्स को उल्टा सीधा टैग किया जाता है। कितना नीचे गिरेंगे। और किसको डिफेंड करने के लिए? अरे सरकार तुम्हारी भी है, सरकार हमारी भी है। तुम सवाल नहीं पूछ रहे, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है तो कम से कम जो सवाल पूछ रहा है उसका साथ तो दो। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं किसी भी क्रांति की, किसी भी रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनो। अगर हिस्सा नहीं बन सकते तो उनका समर्थन करो, अगर समर्थन भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका विरोध तो मत करो, क्योंकि वो भी तुम्हारी ही आवाज है, तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। भाई देश सुधरेगा तो उनको भी तो फायदा होगा, व्यापार होगा तो सबका ही बढ़ेगा ना, किसी धर्म जाति का थोड़ी ना बढ़ेगा। अब दंगे हुए तो सभी मारे गए ना, अभी उसमें भी बाइफर्केशन हो रहा है, किस धर्म के कौन मारे गए, कितने मारे गए, क्या यार, कितना गिराएंगे समाज को। बट लोग भूल गए हैं कि भारत का बाय डिफॉल्ट फैब्रिक ही सेकुलर है। जब ऐसे हमले हुए किसी न किसी रूप में भारत खड़ा हुआ है। और अभी साबित किया, जहां जहां दंगे में देखिएगा, साबित किया लोगों ने, दूसरे धर्म के लोगों को बचाया है, अपने घरों में शरण दी, अभी भी रखा हुआ है और बोल रहे हैं कि नहीं कोई कुछ गलत करेगा हम खड़े हुए हैं। ये दिखा रहा है कि अभी समाज गिरा नहीं है, अभी दिख रहा है कि समाज मजबूत है। और जिस दिन हमारा देश ये मजबूती के साथ खड़ा हुआ, ऐसी ताकतें सर्वाइव नहीं कर सकती। समस्या क्या है? डर है, दहशत है, लोगों में हिम्मत नहीं है। मैं अकेला बोलूंगा तो क्या हो? नहीं, तुम बोलो, तुम्हारे साथ देखोगे बहुत लोग बोलेंगे। सिर्फ लोग इंतजार कर रहे हैं। सच बता रहा हूं, मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, देश के 22 राज्यों में अखिल भारतीय परिवार पार्टी काम कर रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं कोई एक आवाज बन जाए, कोई एक प्लेटफॉर्म बन जाए और हम इन्हें धूल चटा देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 में जो लड़ाई होने वाली है इसका अंदाजा इन लोगों को नहीं है। जनता एकजुट हो रही है। अभी जिन राज्यों में चुनाव हुआ आप देखिएगा, जनता ने वोट कैसे किया? जनता ने वोट किया जो भारतीय जनता पार्टी को हरा दे उसे वोट दे दो। और मैं हरियाणा में गया था चुनाव में, वहां लोग क्या कह रहे थे? काले चोर को वोट दे देंगे, भाजपा को नहीं देंगे। मीडिया क्या कह रहा था? 75 पार, भाजपा कह रही थी 75 पार। एक मीडिया वाले ने तो हद ही कर दिया 80 पार। और इन पर केस होना चाहिए कि जनता की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कि आप सर्वे इतना झूठ कैसे हो सकता है कि 40 सीटें और आप 80 दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपने सिर्फ बोल देना, आप पर कोई जवाबदेही तो है नहीं, होनी चाहिए जवाबदेही। इसीलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने क्या तय किया है कि सबसे पहले जवाबदेही हम नेताओं से ही शुरू करेंगे। और तुम्हें बता रहा हूं, 2024 में जब तुम सांसद बन करके, मंत्री बन करके बैठोगे, पहला बिल कौन सा पास करना है तुम्हें सदन में?
नेताओं द्वारा चुनाव में किए गए वादे एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा और यदि कोई नेता चुनाव में किए गए वादे पूरे नहीं करता है तो उस पर केस होगा और यदि साबित हो जाता है कि वो जीतने के बाद काम कर सकता था, नहीं किया है, लाइफ टाइम बैन लगेगा उस नेता पर चुनाव लड़ने से। पहले अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी पड़ेगी और अगर अपने लिए सख्त कानून बना दोगे ना तो जनता के लिए जितने मर्जी सख्त कानून बना देना, जनता स्वीकार कर लेगी। अभी समस्या क्या है, नेताओं के लिए कानून और हैं और जनता के लिए कोई और है, तो जनता कहती है हम क्यों सहें सख्त कानूनों को, हम क्यों करें ऐसा। और आपको इस बात समझनी पड़ेगी कि राजनीति में परिवर्तन के लिए आपको खुद ही आगे आना पड़ेगा। पहले अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारो। जैसे हमने तय किया, अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने तय किया है जब सत्ता में आएंगे तो नेताओं की रिटायरमेंट एज होगी क्या, 65 वर्ष। तो किसी ने पूछा क्यों होगी भाई, अभी तक तो कोई नहीं होती। मैंने क्योंकि संविधान में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 वर्ष है। जो यहाँ थोड़े बहुत संविधान के ज्ञाता होंगे, पढ़ा होगा, उन्हें पता है 65 वर्ष में रिटायर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि एट दिस एज नाउ दिस पर्सन इज नॉट मेंटली फिट टू टेक न्यूट्रल डिसीजन। 65 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जज को पदमुक्त हो जाना, चीफ जस्टिस को पदमुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वो मानसिक रूप से सही फैसले नहीं ले पाएगा। तो मेरा उसी सिस्टम से एक सवाल है, जब एक व्यक्ति 65 वर्ष की उम्र में सही फैसले नहीं ले सकता और सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, सो हाउ दैट ब्लडी पर्सन एट द एज ऑफ 75, 85, 90 इयर्स कैन बिकम चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड कैन टेक न्यूट्रल डिसीजन। उसके लिए क्यों नहीं है रिटायरमेंट एज, ये दोगलापन क्यों। और ये कोई सवाल नहीं कर रहा है इस पर। तुम करो, एक पार्टी के नाते करो, तुम एक इंडिविजुअल के नाते करो तुम कि हम ऐसे कानून लेकर के आएंगे, और जब जनता को ये बात बताओगे तो जनता भरोसा करेगी तुम पर कि ये अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मारेंगे। ऐसे तय किया हमने अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने कि देश की आबादी में 50% महिलाएं हैं, राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हमने तय किया कम से कम 33% और अधिकतम 50% टिकट महिला उम्मीदवारों को दी जाए। जब बराबर भागीदारी है तो करो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, सेना में अब महिलाओं को मेन रिक्रूटमेंट पोजीशन मिला करेगा। जब तक हम भेदभाव करते रहेंगे ना, हम लोग उनसे गाड़ियां नहीं चलवाते तो उनको नहीं आती ना चलानी। आज गाड़ियां चला रही हैं लड़कियां, कंपनियां नहीं चलवाते, नहीं चला रही थी, आज चला रही हैं। अभी रात फ्लाइट में आया जिससे उसकी कैप्टन जो थी वो लेडी थी, वो प्लेन चला रही है। मुझे नहीं आता भाई चलाना, क्योंकि जिम्मेदारी दी। अभी आप कहते हो जिम्मेदारी देंगे तो तब जब वो काबिल हो, अरे पहले जिम्मेदारी दो, काबिलियत पता चल जाएगी, कमी होगी तो सिखा देंगे। बदलाव करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा बदलाव जो आज तक नहीं हुआ है। परिवर्तन हमें लाना ही है, और राजनीति एकमात्र माध्यम है परिवर्तन लाने का। क्या लोग कहते हैं साहब मैं तो समाज सेवा करता हूं या समाज सेवा करना चाहता हूं, क्या समाज सेवा से नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि समाज सेवा की लिमिटेशंस है, अधिकार सीमित है, नहीं काम कर पाएंगे। जब आप सांसद बनकर के समाज सेवा करेंगे तब देखिए कैसा आएगा मजा, क्योंकि अब आपके असीमित क्षेत्र होगा, आपके पास अधिकार होगा, आप काम करवा सकते होंगे। और अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे ना, तभी राजनीति सुधरेगी। आचार्य चाणक्य, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं, हम सबके गुरु हैं, आचार्य चाणक्य ने कहा था किसी भी समाज को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उस समाज के पढ़े लिखे युवा बुद्धिजीवी वर्ग का होता है, जो एक कहता है कि मुझे राजनीति से नफरत है, और ऐसा कहकर वो अपने से कम काबिल लोगों को अपने ऊपर राज करने का एक अवसर दे देता है। और मेरा सपना है एक दिन इस देश का युवा टी शर्ट पहन करके निकले और उस पर लिखा हो मैं राजनीति से मोहब्बत करता हूं। राजनीति बुरी नहीं है, राजनेता बुरे हैं, इसलिए बुरी राजनीति है। जिस दिन राजनेता अच्छे हो गए ना, उस दिन राजनीति से अच्छा कुछ नहीं होने वाला है। और सीधी सी बात है, वो राजनीति जो हमारी कमाई, हमारे खर्चे, हमारी जगहों के नाम, हर चीज तय करती है, हम वो राजनीति क्यों नहीं तय करना चाहते? हर चीज राजनीति ही तो तय कर रही है, तो क्यों ना हम उस राजनीति को तय करें? क्यों ना हम तय करें कि हमारा नेता कौन होगा, हमारा प्रतिनिधि कैसा होगा? क्यों ना ऐसे नेताओं पर बैन लगे जो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं? नेता जब कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है तो क्या पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं कि उसको फौरन बाहर करे? लेकिन जब आप उसको बाहर नहीं करते तो वो संरक्षण मिलता है कि मेरी पार्टी, मेरा संगठन मेरा साथ खड़ा है। एक बार 4 नेताओं को बाहर निकाल दोगे ना और उनको लिख दोगे लाइफ टाइम बैन, तो अपने आप सीधे हो जाएंगे लोग। इसलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने क्या तय किया? 1 टाइम 1 वे एंट्री सिस्टम करा अपनी पार्टी में। 1 टाइम 1 वे, 1 टाइम मतलब एक ही बार आ सकते हो। एक बार पार्टी में आ गए, किसी भी पार्टी में थे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ गए कोई बात नहीं, अब भारतीयता की शपथ लो, भारतीय बनकर के काम करो, कोई भेदभाव मत करो। लेकिन अगर कभी लगा के कर रहे हो भेदभाव,
कभी लगा कि कोई कंप्लेंट आई है और कभी पार्टी से निकाल दिया गया, आप छोड़कर चले गए, लाइफ टाइम दोबारा पार्टी में एंट्री नहीं होगी, लाइफ टाइम। अब कई लोग कह रहे हैं तो टफ है, हाँ, क्योंकि क्रांतियों के रूल टफ होते हैं, ये पार्टी नहीं है, क्रांति है। आया राम गया राम नहीं चलेगा, आज इस पार्टी में आगे फिर चलेगा, आज आगे चले नहीं चलेगा भैया। आओ तो सोच समझ कर आओ, और एक बार चले गए तो चले गए, फिर ये रास्ते तो बंद हैं, और उनके लिए बंद नहीं है, उनके परिवार का भी कोई व्यक्ति अगर बाद में आना चाहेगा तो उस पर भी निगाह रखी जाएगी कि उसको पद दें कि ना दें, क्योंकि जब ये ऐसा रहा है तो परिवार में भी गुण ऐसे रहे होंगे। हमें पहले अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारो भाई, पहले शुरुआत ऐसी करो कि लोगों को लगे कि हाँ टफ रूल बनाए जा रहे हैं, और प्रोसेस भी बताया, टफ प्रोसेस होगा। अभी प्री इंटरव्यू हुआ, अभी इंटरव्यू होने वाला है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ मैक्सिमम लोग फेल होने वाले हैं अभी इंटरव्यू में, देख लेना, क्योंकि बातचीत करके पता चल गया कि पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, जो पॉलिटिकल एटीट्यूड चाहिए वो नहीं है। क्योंकि इच्छा होना अच्छी बात है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, कौन नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए अपनी वास्तविक स्थिति को भी देखना पड़ेगा, आज कहाँ हो, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी भाई। लोगों को क्या दिखेगा, चकाचौंध दिखेगा, लोगों को क्या लगता है सर की लाइफ बड़ी अच्छी है यार, फ्लाइटों में घूमते रहते हैं, जहाँ जाते हैं लोग स्वागत करते हैं, चारों पीछे आगे पीछे लोग होते हैं, चारों तरफ जय जयकार होती है, सर की लाइफ बड़ी अच्छी है। पता है 3 रातों में 6 घंटे ज्यादा नहीं सोया हूँ। परसों रात को जब दिल्ली से गया था तो सुबह 7 बजे फ्लाइट थी, 4 बजे निकल गया था, 3 बजे उठ गया था। लखनऊ गया, लखनऊ में रात को 8 बजे सेशन वाइंड अप होता है, उसके बाद रात को 2 बजे तक मेरे रूम में बैठे रहे सारे लीडर्स, चर्चा करते रहे राजनीति की। मैंने कहा भाई सुबह मेरी फ्लाइट है, पटना जाना है मेरे को। कह रहे सर ऐसा मौका थोड़ी ना मिलता है, अब आप आए हो तो आपके साथ बैठेंगे। 2:30-3 बजे 3:30 बजे वो लोग गए, सुबह 5 बजे फिर उठ गए, फिर निकल गए फ्लाइट पकड़ने के लिए। रात में 3 बजे घर पहुंचा हूँ, उसके बाद सुबह 8 बजे फिर निकल गया था घर से, मीटिंग थी, फिर यहाँ कार्यक्रम में पहुंचना था। कुर्बानी देनी पड़ेगी साहब, और तय कर लो, दोनों में से एक चीज चुन लो, या तो राजनीति छोड़ दो या लापरवाही छोड़ दो। दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलने वाली है। और मैंने बताया था, आपने पहले सुना होगा मेरे मुझसे, कई वीडियोस में भी सुना होगा, 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल्ड, 99% लोग फेल होते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि वो लापरवाही बरतते हैं। लापरवाह लोगों का फील्ड नहीं है। कल पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी, कल सांसद विधायक मंत्री बनोगे, लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जिनसे तुम लड़ने जा रहे हो ना साधारण लोग नहीं है, धनानंद है साहब, धनानंद। लेकिन अंत संभव है, ऐसा नहीं है कि धनानंद का अंत नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य ने साबित किया है, धनानंद नंद वंश का आखिरी राजा, सबसे पावरफुल, और ऐसा माना जाता था कि नंद वंश में सबसे पावरफुल कोई राजा था तो धनानंद था। पैसे से, हर चीज से संपन्न था। शिक्षक को साधारण समझने की भूल कर ली उसने। या कोई साथी थे जिन्होंने कहा मैं शिक्षक हूं, तो मैंने कहा यही परिचय दो, क्योंकि शिक्षक साधारण नहीं होता, शिक्षक असाधारण होता है। क्यों? उत्थान, पतन, प्रलय, तरक्की सब उसकी गोद में खेलते हैं साहब। और शिक्षक अगर अपने पे आ जाए तो बड़े बड़े लोगों का पतन कर सकता है। और आपको क्योंकि राजनीति विद्यार्थी, सवाल पूछा जा सकता है, पता भी होना चाहिए आपको कि किस उम्र में चंद्र मौर्य आचार्य चाणक्य को मिले थे और किस उम्र में वो राजा बन गए थे। जब चंद्र मौर्य आचार्य चाणक्य को मिले तो उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। और धनानंद नंद वंश जो 150 साल से राज कर रहा था मगध पर, 150 साल से, उस नंद वंश का अंत आचार्य चाणक्य की मदद से चंद्र मौर्य ने मात्र 7 वर्ष में कर दिया, और 20 वर्ष की उम्र में चंद्र मौर्य राजा बन गए थे मगध के। 150 साल पुराने अगर नंद वंश को 7 साल में मात्र हराया जा सकता है ना साहब, तो इनमें से भाजपा और कांग्रेस कोई 150 साल पुरानी नहीं है। बस विल पावर चाहिए। और पैसा नहीं था आचार्य चाणक्य के पास, इंटरनेट नहीं था साहब, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था, तब कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल थी, फ्लाइट नहीं थी साहब, घोड़ों पर जाना पड़ता था। आज तो मैं एक दिन में 2 राज्य भी कवर कर जाता हूं। आचार्य चाणक्य ने एक चंद्र मौर्य तैयार किया था, मैं 543 चंद्र मौर्य देश को समर्पित करने जा रहा हूं। 543 2000 लीडर हैं अभी ऑलरेडी मेरे पास, 22 राज्य में अखिल भारतीय परिवार पार्टी काम कर रही है, और दिसंबर 2020 तक मेरा टारगेट है सभी 543 सीटों पर अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए जाएं, ताकि उसको समय मिले भाई, उसको भी तो तैयार होना है। और हमारा टारगेट है 2022 में हम डमी गवर्नमेंट, डमी कैबिनेट तैयार कर देंगे देश की। फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, शिक्षा मंत्री कौन होगा, ये कौन करेगा, हेल्थ कौन देखेगा, लीगल सिस्टम कौन देखेगा, सारा 2022 में सरकार बना देंगे।
अच्छा, इन मंत्रियों का काम क्या होगा? 2 साल तक रिसर्च करो उस मंत्रालय पर ही। इंडिया में अभी तक जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा उसको कहा जाएगा, इंडिया में अभी तक जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए उसकी लिस्ट तैयार करो, क्या क्या गलतियां करी उनकी लिस्ट तैयार करो। जो हेल्थ मिनिस्टर होगा उसको बताया जाएगा, मिनिस्टर्स को बोला जाएगा दुनिया में कौन से देश का सबसे बढ़िया हेल्थ सिस्टम है, कौन से देश का सबसे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है, कौन से देश का सबसे बढ़िया फाइनेंशियल सिस्टम है, कहां का रक्षा मंत्री सबसे बेस्ट है, कहां की रक्षा प्रणाली सबसे बेस्ट है, उसकी रिपोर्ट तैयार करो और हमें हिंदुस्तान को वहां तक पहुंचाने में कितना समय लगा इसकी रिपोर्ट तैयार करो, ताकि सरकार में आते ही देश के लिए काम करना शुरू करो। हाँ, क्योंकि लोगों को समझ में आ जाना चाहिए बड़ी तैयारी हो रही। जाकर कोई कह दे शोलों से चिंगारी से इस बार फूल खिल रहे हैं बड़ी तैयारी से। इस बार छोटी तैयारी नहीं है, इस बार बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। और मैं वादा करता हूं कि जो लोग चुन करके जाओगे तुम में से सदन में, कम से कम 20 साल सदन में रहोगे तुम। रहना पड़ेगा तुम्हें 4 योजनाओं तक, क्योंकि 20 साल से पहले भारत वहां नहीं पहुंच सकता जहां पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ऐसी सोच के साथ जाना कि 20 साल देश के लिए लगाने हैं अगले जीवन के, 5 साल ये स्ट्रगल के और 20 साल हो, यानी 25 साल का जीवन चाहिए। और कई लोग हैरान हो रहे थे तभी कि हमारा पैम्फलेट भी मिला होगा, उसमें भी लिखा है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी से चुनाव लड़ने वाले 90% उम्मीदवार 50 वर्ष से कम उम्र के होंगे। लोग कह रहे सर पागल है। पागल नहीं हूं भाई, दिमाग है मुझ में। क्योंकि जो व्यक्ति आज 50 साल का होगा तो अगले 25 साल तो हमारे ही क्राइटेरिया में फिट नहीं होगा। तो हमने तय क्या किया, यंग हो, मैक्सिमम लोग यंग आए। लेकिन किसी ने मेरे से कहा कल ही पटना में भी, कह रहे सर हमने 90% लिखा, 100% क्यों नहीं? क्योंकि तजुर्बा भी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक्सपीरियंस की भी अपनी वैल्यू होती है। तो 10% एक्सपीरियंस भी रखेंगे, लेकिन मैक्सिमम एज 65 वर्ष, 65 से ऊपर नहीं होंगे, ताकि जो आदर्श हम स्थापित करना चाहते हैं राजनीति में उसकी शुरुआत खुद से करें। हमने तय कर लिया कि इस बड़ी लड़ाई को लड़ना है। समय बहुत कम है क्योंकि 4 साल ही हैं और ये लोग फैले हुए हैं पूरे देश में। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि उसका एक आशीर्वाद रहा कि हम 22 राज्यों तक पहुंच गए आज, वरना किसी भी क्रांति, किसी भी रिवॉल्यूशन का इतनी जल्दी फैल जाना संभव नहीं था। और ये इसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है, इन टीम के लोगों का, उन साथियों का जिन्होंने भरोसा किया। और जितने भी जिस भी पदाधिकारी से आप मिलोगे ना, आपको पता चल जाएगा काबिल लोग हैं तभी यहाँ आए, चापलूस लोग नहीं रखे हमने। जबकि नेता उल्टा करते हैं। अगर आप नेता को देखोगे, नेता चापलूसों को ही जगह देते हैं। क्यों? वो चारों और भांड हुआ करते थे राजाओं के जमाने में। चारों और भांड का काम क्या होता था? राजा जी की जय जयकार करना, राजा जी की झूठी तारीफें करना, और वो राजा जी चढ़ जाते थे, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं, अपने को वो नहीं चाहिए। अपने को तो काबिल लोग चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत कमी है तो शार्प कर देंगे, सिखा देंगे, निखार देंगे, लेकिन इस सोच के साथ है कि मुझे देश के लिए काम करना है। इसलिए नहीं कि मुझे मंत्री बनना है, मुझे सांसद बनना है, मुझे विधायक बनना है। क्योंकि दोस्तों, ये लड़ाई किसी को मंत्री, सांसद या विधायक बनाने की लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की लड़ाई है। इसका लड़ाई का उद्देश्य अखंड भारत का निर्माण करना है। कई लोग कहते हैं साहब अखंड भारत, तो और भी संस्थाएं कह रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई संस्थाएं जो कहती हैं हम अखंड भारत करेंगे। मैं नागपुर गया, मेरा सेशन था, कई लोग आ गए उसी संस्था के, कह रहे साहब हमारा भी सपना अखंड भारत करने का है, आपका भी सपना अखंड भारत का है, तो आपके और हमारे सपने में अंतर क्या है? मैंने ये तो आप देखो क्या अंतर है। कह रहे नहीं हम भी तो अखंड भारत करना चाहते हैं। मैंने कब से? कह रहे 94 साल से। मैंने कहां तक पहुंचे? कह रहे नहीं अभी तो हम सोच रहे हैं। मैंने 94 साल से सोच ही रहे हो? भाई साहब 20 साल लगते हैं, सिर्फ मात्र 20 साल। और मैं भी रणनीति बता रहा हूं आपके सामने, 20 वर्ष की रणनीति आपके सामने देख कर जा रहा हूं। और मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानना, आपका दिल कहे तो मानना, नहीं तो बिल्कुल मत मानना। और जो कोई, मैं नाम नहीं लूंगा संस्था का, जो भी कोई उस संस्था का मिले या कोई भी कथा मिले, हमारी पार्टी, हमारा संगठन अखंड भारत निर्माण करना चाहता है, सबसे पहला सवाल पूछना रोड मैप बताओ। फिर रोड मैप ही नहीं तो पहुंचोगे कहां यार? मैं रोड मैप दे रहा हूं आपको, और फिर तुम अपना रोड मैप बताना कि देख हमारा रोड मैप ही है। 20 साल लगेंगे साहब इस काम में, 20 से ज्यादा भी लग सकते हैं, 25-30 भी लग सकते हैं, लेकिन 20 मिनिमम लगेंगे। 4 चरण है। पहला चरण क्या है? पूरे देश से अच्छे अच्छे लोगों को खोजना और उन्हें सांसद और विधायक के रूप में तैयार करना, राजनीतिक क्रांति करना, जो काम चल रहा है। 5 साल इस काम में लगेंगे। और जब अच्छे लोग मिल जाएं, सांसद और विधायक बन जाएं, जो वाकई भारत को अखंड भारत बनाना चाहते हो, जो वाकई भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हो, जो सम्राट अशोक के समय का भारत बनाना चाहते हो, तब जब वो लोग सिलेक्ट हो जाएं, जब वो लोग MP MLA बन जाए, तो उनको काम दिया जाएगा क्या? भारत विश्वगुरु जब बनेगा तब बनेगा, भारत बाहर से मजबूत जब बनेगा तब बनेगा। पहले भारत को अंदर से मजबूत करो। इन MP MLA को काम दिया जाएगा अगले 10 वर्ष में देश की समूल समस्याओं का समूल निवारण करना। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, आतंकवाद, जातिगत और भेदभाव सबको मिटाइए।
आपको सब संभव है? जी हां, संभव है। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र में लिखते हैं किसी भी समस्या के समूल निवारण के लिए केवल 7 वर्ष का समय काफी होता है, बशर्ते कि राजा की नीयत ठीक हो। मैंने फिर भी 10 वर्ष का समय लिया, और 10 लगे, 15 लगे, 20 लगे, जब तक भारत अंदर से मजबूत ना हो तब तक तीसरा चरण शुरू मत करना आप लोग। और क्यों नहीं करना? क्योंकि दोस्तों, आपने पढ़ा भारत सोने की चिड़िया था, मैंने भी पढ़ा भारत सोने की चिड़िया था। मैंने जानने का प्रयास किया, जब भारत सोने की चिड़िया था तो भारत में कैसा माहौल था। पता चला भारत में एक भी भिखारी नहीं था, भारत में एक भी गरीब नहीं था, भारत का एक नागरिक आर्थिक रूप से संपन्न था। यानी यदि हमें भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो एक एक नागरिक को आर्थिक रूप से संपन्न बनाओ, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। और इसीलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी की बनने वाली सरकार 2024 में सबसे पहला काम क्या करेगी? लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक करना 10 वर्ष के अंदर अंदर। और पता है सबसे बड़ी समस्या यही है, अगर आर्थिक स्थिति ठीक होगी ना, सब ठीक हो सकता है। आचार्य चाणक्य लिखते हैं अर्थशास्त्र में, क्या? यदि अर्थ ठीक होगा तो धर्म ठीक होगा, यदि धर्म ठीक होगा तो समाज ठीक होगा, यदि समाज ठीक होगा तो राष्ट्र ठीक होगा, और यदि अर्थ ही खराब है तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। और अर्थ मतलब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति। अगर लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया जाए ना। मैं एक वीडियो सुन रहा था स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की, उन्होंने, मुझे नहीं मालूम ये इसमें कितनी सत्यता है, बट उन्होंने बोला है, और राजीव भाई को अगर सुनते हो तो झूठ नहीं बोलते थे, मैं ऐसा मानता हूं, तो उन्होंने सच्ची बताया होगा। उन्होंने सच्ची घटना बताई कि मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से मिला और मैंने उनसे कहा कि यदि आप वाकई देश को डेवलप करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप किसानों के ऊपर काम करो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी राय ठीक है, भारत कृषि प्रधान देश है, हमें किसानों पर काम करना चाहिए। अगला सवाल पूछा गया, तो क्या करें? राजीव भाई ने पूछा क्या कर रहे हैं आप? कह रहे आप बताओ। कह रहे एक काम कर लो, किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। कि क्या करें? कह रहे अंग्रेजों ने एक प्राइस कमीशन बनाया था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, उसे अबॉलिश कर दो। चंद्रशेखर जी के, राजीव भाई बता रहे, चंद्रशेखर जी ने मुझे देखा और कहा कि राजीव भाई हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, ऐसा मत करो, क्योंकि अगर किसानों की आय ठीक होगी तो 65% लोग अमीरी रेखा, गरीबी रेखा से ऊपर उठकर अमीर बन जाएंगे, तो फिर हमारे लिए झंडे कौन उठाएगा, कौन बैनर लगाएगा, कौन नारे लगाएगा, कौन लड़ेगा हमारे लिए? यानी कि नेताओं ने जानबूझ करके प्लानिंग के साथ लोगों को गरीब रखा हुआ है। देश में संसाधनों की कमी नहीं है, काबिलियत की कमी नहीं है। आपको क्या लग रहा है, देश के सबसे इंटेलिजेंट लोग वही 543 लोग हैं जो सदन में बैठे हुए? आर दे दी मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द कंट्री? उससे ज्यादा इंटेलिजेंट यहां बैठे हुए हैं। आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, विचार हैं, देश के लिए करना चाहते हैं। सदन नहीं है, मंच नहीं है जहां दुनिया उनकी बात सुन सके। और शाहनवाज चौधरी भारतीय और अखिल भारतीय परिवार पार्टी उन साधारण लोगों की आवाज बनने के लिए, मंच देने के लिए आ जाइए आपके बीच में। आपकी आवाज बनेगी पार्टी। इसलिए हमने क्या तय किया अपनी पार्टी में, जो एमपी एमएलए अगर अखिल भारतीय परिवार पार्टी में आना चाहे या उनके बच्चे, उनके परिवार का कोई व्यक्ति आना चाहे, तो उन्हें कोई पद नहीं दिया जाएगा, उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। उनके लिए तो बहुत सारी पार्टियां हैं, ये तो साधारण लोगों की पार्टी है जिनका कोई माई बाप नहीं है, जो राजनीति में नहीं रहे बट देश के लिए काम करना चाहते हैं। पहले आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे देश की, और जब देश अंदर से मजबूत हो जाए, जब देश के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, तो तीसरा चरण शुरू करना इस अखंड भारत निर्माण का। तीसरा चरण क्या है? सम्राट अशोक के समय में भारत में जितने भी देश थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सभी देशों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मदद करना। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल हेल्प करो। मानो अफगानिस्तान बोले हमें अपने विकास के लिए 50,000 रुपए चाहिए, हिंदुस्तान कहेगा 1 लाख करोड़ लो। अगर इन देशों से कोई लड़ेगा, भारत खड़ा मिलेगा, इनकी रक्षा करने होगी, भारत रक्षा करेगा, इनकी फेवर में बोलना होगा, भारत बोलेगा। जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों की मदद करता है। 5 साल तक मदद करो इन पड़ोसी देशों की, और जब इन देशों को लगने लगे हम भारत की छत्रछाया में सुरक्षित हैं, हम भारत की छत्रछाया में फल फूल रहे हैं, भारत अपने बड़े भाई का फर्ज निभा रहा है, तब उन्हें एक ऑफर दिया जाएगा, आओ साथ मिलकर संयुक्त भारत संघ बनाते हैं, यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, संयुक्त भारत संघ का निर्माण होगा। और ये संयुक्त भारत संघ वही भारत होगा जो मेरे, आपके, हम सबके गुरु आदरणीय आचार्य चाणक्य का सपना था, अखंड भारत का सपना था। दोस्तों, एक बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है जिसे हम लड़ने जा रहे हैं।
बस इस लड़ाई के लिए ऐसे योद्धा चाहिए, ऐसे सेनापति चाहिए जो अपना धन मन तन राष्ट्र निर्माण में लगा सके। तो देखो ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है, धन मन तन। लोग क्या बोलते हैं, तन मन धन। मैंने कहा नहीं, पहले धन बोलो। मैंने नहीं कहा, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी क्रांति के लिए पैसा दे देगा वो सब कुछ दे देगा, और जो पैसा नहीं खर्च करेगा ना वो कुछ नहीं देगा। देख लेना, कभी चेक कर लेना जीवन में, कोई छोटा सा कॉज रखना, उसमें जो पैसे देगा वही तुम्हारा साथ देगा, और जो पैसा नहीं देगा ना, और पैसा मतलब करोड़ों रुपए नहीं, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए जो देना चाहे, लेकिन धन मन तन से आए, ये सोच करके आए कि यहाँ लगाना पड़ेगा, ऐसे मिलना नहीं, कमाना नहीं है। राष्ट्र माने हाँ, नाम मिल सकता है, शोहरत मिल सकती है, इज्जत मिल सकती है, वो भी कब, जब देश के लिए काम करते रहोगे। इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, पार्टी नहीं, सोच है, एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति है, एक विचार है। और जब मैंने भारतीयता की शपथ विचार मन में आया, जब ये बताना शुरू किया, लोगों को लगा पागलपन है, भारतीयता की शपथ से क्या होगा। और आज बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता डर रहे हैं सिर्फ इस भारतीयता की शपथ से कि यार अगर इसने सबको भारतीयता की शपथ दिला दी, जो कि हमारा टारगेट भी है, हमें 100 करोड़ लोगों को भारतीयता की शपथ दिलाने अगले 5 साल में, और वो पार्टी ज्वाइन करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी। अभी आज भी मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, एक स्कूल में रोज सुबह प्रेयर में भारतीयता की शपथ दिलाई जा रही है। कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई फ्लाइट में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, अपने पास कार्ड रखता है छोटा सा, वो कहता है भाई ये भारतीयता की शपथ पढ़। कोई टैक्सी बुक करते हैं, उसको बोलते हैं भाई तू भारतीय, हाँ मानता है जाति धर्म का भेद नहीं होना, हाँ खड़ा हो जा जरा, भारतीयता की शपथ ले। फिर रिवॉल्यूशन हो गया, क्योंकि क्रांति कैसे होती है, विचार से है। एक विचार में बहुत दम होता है, विचार क्रांति पैदा कर सकता है। केवल और केवल हमें उस विचार को आत्मसात करना होता है कि वो हमारा विचार हो, सामने वाले से विचार लेकर के वो हमारा विचार बन जाए। और व्यक्ति को मारा जा सकता है, विचारों को नहीं मारा जा सकता, विचार अमर हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं साहब आपको डर नहीं लगता, सत्ता के खिलाफ सवाल कर रहे हो आप, हर राज्य में जाकर के आप भाजपा कांग्रेस सबको बोलते हो। मैंने कहा नहीं, सच बोलना है। और क्योंकि अभी कल भी कोई मेरे से पूछा था कि सर कांग्रेस के ऊपर भी आपने बहुत कुछ बोला है, कांग्रेस खराब है, बेकार है। हाँ, क्योंकि कांग्रेस ने भी तो तुष्टीकरण किया, वो लिखा है, मुसलमानों को डर दिखाया, भाजपा आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और कांग्रेस की एक गलती तो ऐसी है जिसके लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं। कांग्रेस की क्या गलती है, जब देश आजाद हो गया था, किसी ने भी कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया आपने। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता था, जिनके भी नाम लिखे वो विचारधारा है, वो व्यक्ति नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति, उसकी विचारधारा नहीं है। ठीक है, उस टाइम जिस हालात में देश मिला उन्होंने अपनी तरफ से काम किया, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ी बड़ी गलती करी है, बड़ी भूल, जिसके लिए उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। क्या गलती करी? कांग्रेस अगर धर्म के नाम पर दंगा फसाद नहीं कराती, कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं करती, इतना सब कुछ गलत नहीं करती देश में, तो भाजपा जैसी घटिया सोच पनपती ही नहीं। भाजपा जैसी घटिया सोच को पनपने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है, और इस गुनाह के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा गुनाह किया है कांग्रेस ने। उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी कि देश इतना टूटता नहीं अगर वो सही रहते तो। और किसी भी समाज में बुरे लोग कब सफल होते हैं? जब अच्छे फेल हो जाते हैं, तभी बुरे लोग सफल होते हैं। ये अच्छे लोग फेल हुए, वरना महात्मा गांधी ने जिस कांग्रेस को डेवलप किया था ना, जिस लीडरशिप को तैयार किया था ना, वो देश को कहां पहुंचा सकती थी साहब, कहां। बट उन विचारों को छोड़ दिया, गांधी को छोड़ दिया, फिर तो गोडसे के लोग आ ही जाने थे सत्ता में। हमें वापस उसी गांधी तक पहुंचना पड़ेगा, और वाकई वही क्रांति होगी देश में, देख लेना, वही क्रांति होगी, क्योंकि देश टूटने के कगार पर खड़ा कर दिया इन लोगों ने। वैसे जैसे घटिया सोच के लोगों ने, भाजपा के नेताओं ने, ये क्या कर रहे हैं, जानबूझ के प्लानिंग कर रहे हैं, तुम इधर ध्रुवीकरण करो, तुम इधर करो, हमें फायदा होना चाहिए। देश का नुकसान कर रहे हैं लोग, वरना इनकी हिम्मत नहीं है। अगर सरकार आज तय कर ले, आज एक कानून पास करना है सदन में, केवल एक कानून, क्या, अगर कोई भी नेता धर्म के आधार पर कोई भी भाषण देगा उसकी राजनीति खत्म। बस एक कानून पास करना, खत्म हो गया। भाई धर्म का काम धर्म के ठेकेदार करेंगे ना, मुल्ला मौलवी करे, राजनीति का काम राजनेता करें। राजनेता जैसे धर्म का काम करे उसे राजनीति छोड़नी पड़ेगी। और अगर कोई मुल्ला मौलवी पंडित जी आकर के राजनीति कर रहे हैं तो उसको धर्म वहीं छोड़ के आ भैया। इनमें भेद करना पड़ेगा, धर्म और राजनीति में भेद करना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन ज्यादा लीथल हो रहा है, ज्यादा खतरनाक हो रहा है, ये नुकसान पैदा कर रहा है। आपका धर्म कुछ भी हो, आप राजनीति करिए, जैसा भाई ने कहा, उसको बुरी भी लगी होगी, लेकिन मेरा काम सच कहना है। हम प्रतिनिधित्व करेंगे समाज का, हम प्रतिनिधित्व करेंगे लोगों का, जाति धर्म के आधार पर नहीं करेंगे। हम जब सांसद या विधायक बनते हैं तो हम उस क्षेत्र के लोगों के होते हैं, ना कि किसी जाति या धर्म के होते हैं।
और जिस दिन ये सोच, ये विचार हमारे अंदर आ जाएगा, जिस दिन इस विचार को हम आत्मसात कर लेंगे, उस दिन हमारे जैसे लोग जरूर जुड़ेंगे इस विचार के साथ। और आचार्य चाणक्य ने कहा था 100 लोग मत रखिए अपने साथ 2 लोग रखिए, लेकिन 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके उस विचार को आत्मसात करते हो, जो समझते हो उस विचार की गहराई को, और जो उस विचार के लिए जान देने और जान लेने तक को तैयार हो जाए, उस विचार के लिए कि नहीं, देश को नहीं टूटने देना है, हम कुर्बान हो तो हो, देश नहीं टूटने देंगे। और जब लड़ेंगे तो सबसे पहले अपने समाज से लड़ना पड़ेगा, अपनी जाति अपने धर्म के लोगों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मुझे तो मुल्ला मौलवी कहते हैं तो मुसलमान है ही नहीं, फतवा जारी करके रखते हैं, ये तो ये बोलता है, ये तो वो बोलता है। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, देश को जोड़ने की बात करने वाले को गद्दार कहोगे तुम लोग? और अगर है भैया देश में जाति धर्म के भेद को मिटाना गद्दारी है, अगर किसी गरीब की, मजलूम की, दबे कुचले की आवाज बनना गद्दारी है, तो ठीक है भैया, कह लो गद्दार, मान लेते हैं, और क्या करें। लेकिन इस धरती पर 2 ही लोग, केवल 2 लोग, और हमें तय करना हम किसके साथ हैं। 2 लोग कौन है? एक वो जिस पर अत्याचार हो रहा है, और एक वो जो अत्याचार कर रहा है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने तय किया, जिस पर अत्याचार हो रहा है हम उसकी आवाज है, हम उसके साथ खड़े, और चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो। कश्मीरी पंडितों पर सबसे पहले मैंने लिखी ये बात, जब ये चर्चा शुरू हुई तो मैंने फेसबुक पर लिखा कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी की 2024 में बनने वाली सरकार कश्मीरी पंडितों को सम्मान के साथ वापस वहां बसाएगी, और उन्हें वो मुआवजा भी देगी जो जरूरत है उनकी, सम्मान के साथ बसाया जाए उनको। वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर जाति के हैं। तो अगर उनके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो अन्याय के साथ हम खड़े होंगे। जिसने अन्याय किया उसको पता होना चाहिए कि नहीं, अखिल भारतीय परिवार पार्टी खड़ी हुई है, अन्याय जो सह रहा है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज हम बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी आवाज नहीं बन पा रहा है। वो कहीं कोई भी हो सकता है, किसी जाति, किसी धर्म का हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यही डर है उनका, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्हें यही डर है कि ऐसे तो वाकई जीत लाएंगे सारी सीटें। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी 543 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, 543। और पता है, जिस दिन तुम चुनाव लड़ोगे उसी दिन तुम एक रिकॉर्ड बनाओगे, इंडिया में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड। आज तक ना तो भाजपा ने, ना कांग्रेस ने सभी 543 सीटों पर चुनाव लड़ा है, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और हमने सिर्फ लड़नी नहीं है, जीतनी है। और मैंने कमिटमेंट किया, कमिटमेंट क्या? 2024 में चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को कम से कम 4 लाख वोट की गारंटी होगी, 4 लाख। और गारंटी नहीं है, कमिटमेंट है। सत्य ऑडिटोरियम में हमारी पार्टी का फाउंडर डे था 8 अगस्त को, 500-600 लीडर आए थे पूरे इंडिया से, सबके सामने मैंने बोला था 2024 में चुनाव लड़ने वाला अखिल भारतीय परिवार पार्टी के हर उम्मीदवार को कम से कम 4 लाख वोट मिलेंगे। और यदि किसी एक भी सीट पर एक भी उम्मीदवार को एक भी वोट कम मिलता है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा साहब। इतना बड़ा कमिटमेंट किया मैंने, इतना बड़ा कमिटमेंट। और ये बात कौन कह सकता है? ये बात केवल वही कह सकता है तो पागल हो, या जिसके पास कोई रणनीति हो। तीसरा नहीं कह सकता, पागल ही कह सकता कोई आज की डेट में ये बात। और देखो, राजनीति में सफल होने के लिए केवल 3 चीजें चाहिए, सिर्फ 3 चीजें। क्या? पैसा, लोग और रणनीति। पैसा चाहिए बहुत सारा, लोग चाहिए बहुत सारे, और रणनीति चाहिए। मैं कह रहा हूं तीनों चीजें अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपके लिए तैयार कर रही है। आप आओ और स्वीकार करो उसको। तीनों चीजें तैयार है, तीनों चीजें हमने बोल दिया है। कम से कम 20 लाख रुपए हर उम्मीदवार को मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि फंड भी चाहिए होगा। और क्यों रखी है कंडीशन भी? अगर मान लीजिए उम्मीदवार 10 लाख लगाए या 10 करोड़ लगाए, अगर अपनी जेब का पैसा लगा करके चुनाव लड़ेगा तो उसका पता है पहला टारगेट क्या होता है? हाँ, पैसा कैसे वापस कमाए, डबल कमाए। मानो 1 करोड़ लगाया तो 2 करोड़, क्योंकि अगला भी चुनाव लड़ना है। अगर मानो पैसा दूसरे का लगाए, पार्टी का लगाए, तो उसे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पार्टी देगी चुनाव के लिए। हम 1000 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर रहे हैं, एक कॉर्पस बनाया जाएगा 1000 करोड़ का, जिसमें 20-20 लाख रुपए उम्मीदवारों को एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। तुम्हारा ईमानदारी से उस पैसे को यूज करना, 20-20 लाख रुपए उस अकाउंट में डलवाए जाएंगे, ताकि चुनाव आराम से लड़ सको। और केवल पैसे नहीं, कम से कम 20-20 हजार सक्रिय सदस्यों की टीम बना के दी जाएगी। क्योंकि कई लोग कहते हैं साहब चुनाव में तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हाँ, मुझे पता होते, और जो लोग सर्वे वगैरह करते हैं, इलेक्शन मैनेज करते हैं, उन्हें पता है करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। मुझे मालूम है 10-10 करोड़ रुपए कई बार लोग विधायक के चुनाव में खर्च करते हैं। लेकिन पैसा खर्च कहां होता है? 90% पैसा लोगों को मैनेज करने पर ही खर्च होता है, 90%। अच्छा, मानो आपको 20,000 लोग मिल जाए फ्री वाले, 20,000 कार्यकर्ता फ्री वाले मिल जाए, फिर पैसा खर्च होगा? फिर तो पैसा और आ जाएगा। और वो कार्यकर्ता कैसे होंगे? जो 100-200 रुपए भी दे रहे होंगे। हो गया काम, बस यही तो करना है। पैसा आ गया, लोग आ गए, रणनीति बना दी। ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है कि हम एक साथ जब चुनाव में उतरेंगे तो उसका इंपैक्ट अलग पड़ेगा। मीडिया, जैसे अभी कई साथी मीडिया के बैठे हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, कुछ लोग बुरी भी लगी, पर सच्चाई यही है कि
200-250 करोड़ रुपए मीडिया को भी खर्च करेंगे, क्योंकि उसे भी पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलेगा नहीं। सोशल मीडिया पर भी 200-250 करोड़ रुपए का प्रचार होगा। जो पार्टी प्रचार करेगी वो में उसमें भी 200-250 करोड़ रुपए लगेंगे। तो मतलब 1000 करोड़ रुपए चाहिए हमें इस लड़ाई के लिए। 543 सेनापति चाहिए। लेकिन हम भी समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो हमने स्ट्रेटेजी भी ऐसी बनाई है, हर लोकसभा सीट से 10-10 उम्मीदवारों को ढूंढा जा रहा है। तो मुझसे एक साथी ने कहा, सर 10 क्यों, लड़ना तो एक नहीं है। मैंने कहा, मैं आचार्य चाणक्य का शिष्य हूं, और मुझे पता है जो बैठे हैं धनानंद पैसे में भी ताकत में भी बहुत मजबूत है। मानो मैंने एक एक सीट से एक एक उम्मीदवार को मौका दिया और वो उम्मीदवार बिक गया तो, खरीद लिया तो, अच्छा गोली मार दी तो मेरा तो मिशन खत्म हो जाएगा। 10-10 खरीदो, कितने खरीदोगे, मारो कितने मारोगे। रणनीति ऐसी ही बनानी चाहिए। क्या लोग कहते साहब 4 लाख वोट कैसे मिलेंगे वो बताओ। मैंने कहा ना, मैं आचार्य चाणक्य का शिष्य हूं। 100 दोस्त 100 दुश्मन में सारी रणनीति नहीं रख सकता पब्लिकली, क्योंकि रणनीति तब तक ही रणनीति होती है जब तक वो पर्दे के पीछे रहे। अगर वो सामने आ जाए तो रणनीति हो तो साधारण बात हो जाती है। और जो लोग कहते हैं ना आचार्य चाणक्य से गंजे को कंपेयर करते हैं, क्योंकि हर टकला आदमी चाणक्य हो जरूरी नहीं है, और चाणक्य बनने के लिए टकला होना भी जरूरी नहीं है। और मानो 100-200 करोड़ रुपए आपको मिले ना, तो 10-20 एमएलए तो आप भी खरीद लोगे यार। तो एमएलए के खरीद फरोख्त करने वाले को दलाल कहा जाता है, चाणक्य नहीं कहा जाता। तो दलाली है ये। वो तो ठीक है, लोग किसी को भी चाणक्य बोले, और भैया आचार्य चाणक्य का 1% भी बन गए ना हम जीवन में तो धन्य हो जाएगी जीवन। उन्हें पता चलना चाहिए कितना महान व्यक्ति आज से 2300 साल पहले इस धरती पर जन्म लेता है, और उन्होंने कैसे नंद वंश का अंत किया, उसकी सारी रणनीति तैयार की गई। और जब रणनीति ऑन पेपर तैयार करके उसको फील्ड पर उतारा गया तो रिजल्ट आ रहा है। जितने आज हमारे पास लीडर है ना, 2000 से ज्यादा लीडर हैं 22 राज्यों में। बड़ी बड़ी पार्टियों के पास उतने कार्यकर्ता नहीं होते कई बार। बस क्रांति को समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। मैंने कोशिश की आपको अखिल भारतीय परिवार पार्टी की विचारधारा बताऊं, कैसे काम करेंगे, जितनी बता सकता था बातें बताई हैं मैंने। ये बात है कि हाँ कुछ बातें छुपाई हुई है मैंने, क्योंकि सारी बात तो नहीं रखूंगा, बट हाँ इतना कह रहा हूं कि राष्ट्र निर्माण के लिए बड़ा काम करेंगे। और मैं अपनी तरफ से तुम्हें कमिटमेंट दे रहा हूं, क्या मैं तुम सबके प्रति तब तक वफादार रहूंगा जब तक तुम मेरे राष्ट्र के प्रति वफादार रहोगे। और ये कमिटमेंट तुम्हें नहीं कह रहा, अपने आप को भी कह रहा हूं। तुम सब मेरे प्रति तब तक ही वफादार रहना जब तक मैं देश के प्रति वफादार रहूं। किसी दिन अगर मैं भी देश के खिलाफ हो जाऊं तो तुम सब मेरे खिलाफ हो जाना, क्योंकि देश के ऊपर कोई नहीं है, ना तुम हो ना मैं हूं। यह संदेश जाना चाहिए कि कुछ सिर फिर लोग सर पर कफन बांधकर निकल चुके हैं घर से। और मुझे विश्वास है कि क्रांति जरूर आएगी। ये देश की मिट्टी बहुत महान मिट्टी है यार, इसने महान सपूत पैदा करने बंद नहीं किए। सुभाष चंद्र जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लोग, मौलाना आजाद जैसे लोग, अशफाकुल्लाह जैसे लोग, क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह जैसी सोच के लोग पैदा करने बंद नहीं किए इस मिट्टी ने। बस उनके नाम और चेहरे बदल रहे हैं, वो लोग पैदा हो रहे हैं आज भी। बस उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म मिला था तो वो अपनी काबिलियत साबित कर गए थे। यहाँ इन चेहरों को जिस दिन प्लेटफॉर्म मिला ना, ये असाधारण काम कर देंगे, देख लेना असाधारण। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कोई भी साधारण व्यक्ति असाधारण काम करने से पहले साधारण ही होता है। व्यक्ति असाधारण नहीं होता, काम असाधारण होते हैं। और जब साधारण व्यक्ति असाधारण काम कर देता है तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। आज तुम सब, हम सब साधारण हैं क्योंकि हम कुछ नहीं हैं। और जब ये साधारण लोग सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे तो ये सब असाधारण हो सकते हैं सब। लेकिन भरोसा किस पर करो? खुद पर करो, खुद पर। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, यहाँ कई लोग, कई साथी आज फेल हो जाएंगे इंटरव्यू में, कोई बात नहीं, मत घबराना। काबिल हो तो फिर मौका मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, कहीं और अपनी काबिलियत साबित कर दोगे। खुद पर भरोसा करना, खुद पर। क्योंकि इस धरती पर जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, उन सब में एक चीज अगर कॉमन ढूंढी जाए तो ये थी अपने ऊपर विश्वास। दुनिया उन पर विश्वास करती थी कि नहीं करती, फर्क नहीं पड़ता, खुद पर उन्हें पूरा भरोसा था। यहाँ कई साथी आए होंगे ना, शायद बता के भी ना आए हो घर पर। हाँ,
होता है ऐसा, मेरे साथ भी था। क्या जवाब दूंगा घर वालों को। मेरे डैड भी बोलते थे अपना करियर तबाह कर लिया इसने यार, IAS बन जाता, ये कर लेता, नॉलेज थी, इंटेलिजेंट था। आज तारीफ करते हैं बट अभी भी डरते हैं, घबराते हैं, अबे भाई तो सत्ता से टकरा रहा है सीधा सीधा। लेकिन यही तो दिलेरी का काम है, क्योंकि सरकार की चापलूसी वो करे जिसे सरकार से कोई लालच हो। अपने को तो कोई लालच नहीं है, हम तो सत्ता से सवाल करेंगे और आंखों में आंखें डाल के सवाल करेंगे। और वो कहावत है ना, हमने सच को सच कहा, कह दिया सो कह दिया। हमने सच को सच कहा, कह दिया सो कह दिया। उनकी नजरों में हिमाकत है तो है, क्या फर्क पड़ता है, सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए। एक 4 लाइनें जो मुझे पसंद है, जो मैं अक्सर बोलता हूं, वो बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आगे मिशन का कार्रवाई कैसे होगी वो बताऊंगा। जो मेरी सोच है, मेरी फिलॉसफी है, हर अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, हर अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। हर अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। और मैं वो फनकार हूं इस सदी का, पत्थरों को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा, दे के जाऊंगा, दे के जाऊंगा।